रानी और पिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो राघव के सवालों का क्या जवाब दें। राघव ने फिर से अपना सवाल दोहराया। बताइए मिस, आपको कैसे पता चला शिवांगी जी और अर्जुन सर के बारे में? रानी और पिया दोनों हैरान होकर एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जवाब तो उनके पास था नहीं। तो दूसरी तरफ राघव घूर घूर कर उनकी तरफ ही देख रहा था और उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन ना तो रानी की तरफ से कोई जवाब आया और ना ही पिया की तरफ से। राघव का सब्र का बांध धीरे धीरे करके टूट रहा था। इस बार राघव एक एक शब्द चबाते हुए बोला, मिस, आपको सर के बारे में कैसे पता चला? बताइए हमें, वरना हमारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने के कारण आप पर केस कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप बता दीजिए कि आपको कैसे पता चला। जैसे ही रानी और पिया ने सुना कि उन पर केस हो सकता है तो घबरा गई। रानी हकलाते हुए कहने लगी, सर, हमें शिवांगी मैम से ही पता चला अर्जुन सर के बारे में। रानी के जवाब को सुनकर राघव को विश्वास नहीं हुआ। उसे ना जाने क्यों रानी के जवाब पर शक हो रहा था। अच्छा, अगर उन्होंने आपको अर्जुन सर के बारे में बताया था तो इतनी देर से आप जवाब क्यों नहीं दे रही थी? और यह जवाब देते हुए भी आपके चेहरे पर वह कॉन्फिडेंस नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रही है? राघव तेज आवाज में बोला। रानी धीरे से हंसते हुए बोली, कैसे बातें कर रहे हैं सर? मैं भला झूठ बोलकर कहाँ जाऊंगी? और फिर अभी आपने मुझ पर प्राइवेसी में दखल अंदाजी का केस करने की धमकी दी है, तो मैं अगर झूठ बोलूंगी तो आप मुझ पर एक और केस कर सकते हैं ना, कि मैंने जानबूझकर आपको भरमाया है। सर, मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ, आज ही मेरी नौकरी गई है, तो आप ही बताइए मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगी, और वो भी मिस्टर अर्जुन शेखावत से। इतनी बड़ी हस्ती, उनके सामने तो हमारी कुछ हैसियत ही नहीं है। रानी बिना रुके बोले ही जा रही थी। हालांकि उसकी कुछ बातें झूठ थी और कुछ सच। और सबसे बड़ा झूठ तो उसने यह तक कह दिया था कि अर्जुन के बारे में उसे शिवांगी नहीं बताया है, लेकिन सच क्या था वह तो उसे ही पता था। राघव ने एक दो सवाल और पूछे। राघव को जब रानी और पिया के सवालों से संतुष्टि मिली तो राघव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप बैठ जाइए जाकर। पिया रानी जाकर वापस से बैठ गई। राघव भी वहां ज्यादा देर नहीं रुका और वह भी अर्जुन के पास चला गया। अब उस कॉरिडोर में कोई और नहीं था, दोनों अकेली थी। रानी और पिया भी घबराए हुए थे, क्योंकि पिया को अच्छे से पता था कि जो रानी ने कहा है वो सच नहीं था। राघव तुरंत अर्जुन के पास पहुंचा, जहां पर अर्जुन अपना ब्लड दे रहा था। राघव को वहां देखकर अर्जुन ने घूरते हुए पूछा, क्या पता चला? कैसे पता चला? लड़कियों को मेरे बारे में कुछ खास नहीं, शिवांगी मैम ने बताया है उन्हें। राघव ने सीधे ही अर्जुन से कहा, शिवांगी ने बताया है उन्हें, लेकिन वो कैसे बता सकती है? वो तो खुद इस बात से नाराज थी और इस नकली एंगेजमेंट को, नकली मंगेतर के खेल को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। तो फिर भला वह कैसे लोगों को हमारे बारे में बता सकती है? अर्जुन खुद से ही बातें कर रहा था। राघव ने जब देखा कि अर्जुन खुद से ही बातें कर रहा है तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, जब यहाँ पर मैं भी हूँ और आधी रात को अपनी नींद खराब करके तुम्हारे पास आया हो, अगर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तो मुझे बता सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कुछ नहीं, बस ये कहने वाला था कि शिवांगी के घर पर किसी को भी शिवांगी के बारे में पता नहीं है और शायद वह लोग चिंता भी कर रहे होंगे। अर्जुन ने सीधे सीधे बात टाल दी। राघव ने लापरवाह होकर कहा, पर उनके घर पर है कौन? वो तो यहाँ पर अकेली रहती है ना? जी हाँ, अकेली रहती है, लेकिन इस वक्त उनकी सहेलियाँ उनके ही अपार्टमेंट में है। अच्छा होगा कि कॉल करके बता दो। ठीक है, बता देता हूँ, राघव ने इतना कहा और वहां से चला गया। कॉरिडोर में पिया ने रानी की तरफ देखा और कहा, रानी, मुझे लगता है कि हमें वो पेन ड्राइव डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। अगर वो पेन ड्राइव अर्जुन सर या फिर राघव सर के हाथ लग गई ना, तो हम बहुत बुरे फंसेंगे। रानी ने कहा, सही कह रही है तुम, मुझे इसे डिस्ट्रॉय ही कर देना चाहिए। नौकरी तो हमें कहीं भी मिल जाएगी, पर अगर जान गई तो वो थोड़ी वापस आएगी हमारी। सही कह रही है तू, मैं अभी जाकर इसे डिस्ट्रॉय करके आती हूँ। इतना कहकर रानी अपनी जगह से उठी। उसने अपने कंधे पर लटकते हुए साइड पर्स की जिप खोली और उसमें से पेन ड्राइव निकालने लगी। पेन ड्राइव उस पर्स के अंदर देखते देखते अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई।
प्रिया ने भी रानी के एक्सप्रेशन को नोटिस किया। उसे कुछ गलत होने की आशंका लग रही थी। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और रानी की तरफ देखने लगी। रानी की पल पल बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर अब तो प्रिया को भी डर लग रहा था कि आखिर क्या हुआ है। उसने रानी की तरफ देखा और घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ, ठीक तो है ना पेन ड्राइव? प्रिया ने पेन ड्राइव के बारे में इसलिए पूछा था क्योंकि उसे शायद इसी बात का शक था कि यह रानी और यह जो इस वक्त रानी के चेहरे पर डर था, सिर्फ और सिर्फ उस पेन ड्राइव की खोने का ही हो सकता है। हालांकि उसे शक था, पर जब उसने रानी को कुछ भी न बोलता हुआ देखा, तो उसका शक यकीन में बदल गया। वह तो सर पकड़कर वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, लो जी, नौकरी तो गई ही थी हमारी, अब तो इस शरीर में जान बाकी रह गई है। अगर मुझे कुछ हुआ ना रानी, तो सच में भूत बन के तेरे पीछे रहूंगी मैं। आखिर पेन ड्राइव कहाँ चली गई? रानी तो अपने सामने पिया को देख रही थी, जो बच्चों की तरह जमीन पर पालती मारकर बैठ गई थी और रो रही थी। रानी ने पिया को जमीन से उठाते हुए गुस्से से कहा, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने यहाँ पर? अभी मिस्टर अर्जुन शेखावत और उनके अजीज दोस्त राघव यहीं पर है। अगर उन्होंने सुन लिया कि उनके और शिवांगी मैम के रिश्ते के बारे में हमें शिवांगी मैम ने नहीं, बल्कि हमने खुद पुणे जाकर रिकॉर्ड किया है, तो इसी अस्पताल के मॉर्ग रूम में हमारी बॉडीज रखी होगी और पहचान वाला भी कोई नहीं होगा। पिया, जिसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो चुकी थी रोने की वजह से, उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाते हुए इधर उधर देखा कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा था, कहीं कोई उसकी बातें तो नहीं सुन रहा था। जब कॉरिडोर में से कोई भी नहीं दिखाई दिया, तो उसने राहत की सांस ली। पिया तुरंत जमीन से उठ खड़ी हुई और जाकर रानी के पास बैठ गई। पिया बोली, अरे यार, तूने तो याद दिला दिया। इस टेंशन की घड़ी में मैं तो भूल ही गई थी कि राघव जी को हमने क्या झूठ बोला है। दूसरी तरफ रागनी और नैना काफी देर से शिवांगी को फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, पर उस वक्त नेटवर्क इश्यू कहकर उन लोगों ने बात को घुमा फिरा दिया। पर अब काफी टाइम हो चुका था, शिवांगी का कुछ पता नहीं था। नैना ने कहा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इस वक्त वो पुणे से अकेली आ रही है, कहीं कुछ रास्ते में हो गया तो। रागनी भी काफी ज्यादा टेंशन में थी, उसे भी कहीं न कहीं रागनी की बात ठीक लग रही थी। ठीक कहा, चलो चलते हैं, इतना कहा और दोनों ने अपना अपना फोन लिया और घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। काफी रात हो चुकी थी। चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी के साथ अंधेरी जगह पर भी रोशनी फैला रहा था। आसमान में तारे भी थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो तारे भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे। वो इलाका बहुत सुनसान था। वो घर से कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक से उनका फोन बजने लगा। इतनी सुनसान इलाके में जहाँ किसी की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी, अचानक से वहाँ एक गाना बजने लगा, तेरे इश्क दे गली विच नो एंट्री। इस आवाज को सुनकर नैना और रागनी घबराकर एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। एक दूसरे के चेहरे की तरफ घूर कर देखने के बाद उन लोगों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि आखिरकार यह गाना कहाँ बज रहा है। अचानक से इधर उधर देखते हुए नैना का ध्यान रागनी के साइड पर्स में गया। नैना ने रागनी के कंधे को टाइप करते हुए कहा, हेलो मिस, आपके पर्स में ही आपका फोन है। रागनी का फोन उसकी साइड पर्स के बाहर वाली जिप में रखा हुआ था और वो नेट की थी, इसलिए फोन की रोशनी बाहर तक दिखाई दे रही थी। रागनी ने तुरंत अपना फोन निकाला और उसे देखने लगी। फोन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। नैना ने अपने दिल पर हाथ रखकर दांत पीसते हुए बोली, उठा लेना, क्या देख रही है? और यह कैसी रिंगटोन लगा रखी है? इतने सुनसान इलाके में इतनी हाई रिंगटोन कौन लगाता है? ऐसी रिंगटोन। रागनी ने एक तरफ मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा और फिर नैना की तरफ, उठाना। नैना चिढ़ते हुए बोली। रागनी ने तुरंत फोन पिक करने ही वाली थी कि उसका फोन कट हो गया। लो, हो गया कट। रागनी ने घूर कर नैना की तरफ देखा और फिर से कहा, यह शुभ काम तुम्हारा ही किया हुआ है, याद है ना? आज सुबह जब हम लोग गेम खेल रहे थे, तब तुमने सजा के तौर पर यह रिंगटोन लगाई थी और कहा था कि अगले 24 घंटे तक यह रिंगटोन चेंज नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या पता था कि यह फोन इस तरह से सुनसान इलाके में बजने लग जाएगा। आज सुबह जब उनके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, तब नैना और रागनी
ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। खेलते खेलते रागनी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई, इसलिए नैना ने उसे डेयर दिया था कि आज पूरे दिन वह अपने फोन में उसकी पसंद की रिंगटोन लगाएगी। रागनी ने भी बेधड़क बेफिक्र होकर उसे अपना फोन दे दिया था, लेकिन रिंगटोन क्या थी इसके बारे में उसे भी पता नहीं थी। नैना ने तो ये सोचा था कि वो कुछ देर के लिए इस रिंगटोन को लगाएगी, उसके बाद चेंज कर देगी, पर वह पूरी तरह से भूल गई। और अब जब यह रिंगटोन ऐसी हालत में बजी तो उसकी तो पूरी तरह से बैंड बज गई। नैना अपना सिर पीटते हुए बोली, ठीक है, मेरी गलती है, माना, पर तुम भी तो अपना फोन देख सकती थी ना कि मैंने कौन सा रिंगटोन लगाई है और कौन सा नहीं। क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता अपने फोन के प्रति? रागनी हैरान थी, मतलब कि गलती भी उसकी थी और वो मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। रागनी उसे गुस्से से घूर रही थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाती, उसका फोन फिर से रिंग करने लगा, लेकिन इस बार कट होने से पहले ही उसने कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो रागनी सिंघल। एक तो अननोन नंबर और तो और ऊपर से उसका पूरा नाम, जो कि बहुत कम लोग जानते थे। वो लिया। रागनी ने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज उसकी किसी जान पहचान की नहीं लग रही थी। रागनी ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उसके चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर नैना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रागनी ने जवाब दिया, जी बोलिए, मैं ही बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपको आपकी दोस्त के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है। उनका एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। जैसे ही रागनी के कानों में यह शब्द पड़ी कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो वह घबरा गई। कौन सी दोस्त? रागनी ने पूछा। शिवांगी राजपूत, राघव ने कहा। शिवांगी, हम अभी आते हैं, वो हकलाते हुए बोली। नैना को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जैसे ही रागनी ने फोन कट किया और आगे की तरफ जाने लगी, नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। उसने कहा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? और शिवांगी के बारे में क्या बात हो रही थी? मेरे साथ चलो नैना, सब कुछ पता चल जाएगा। रागनी ने इतना कहा और दोनों चली गई। हालांकि नैना पूछना चाहती थी, पर रागनी के चेहरे पर छाए हुए एक्सप्रेशन को देखकर उसने कुछ पूछा नहीं। दोनों सिटी हॉस्पिटल में कुछ ही देर में पहुंच गई। सिटी हॉस्पिटल का बोर्ड देखकर नैना अभी भी कंफ्यूज नजरों से रागनी की तरफ देख रही थी, पर अचानक से उसकी आंखें हैरानी में फैल गई। वह कपकपाती हुई आवाज में रागनी को रोकते हुए बोली, शिवांगी ठीक तो है ना? रागनी ने कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ अर्जुन ने ब्लड दे दिया था और इस वक्त वह आराम से अपने स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। राघव ने पहले ही बता दिया था कि उसने शिवांगी के दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया है। कुछ देर के बाद राघव फिर से अर्जुन के कैबिन में आया। अर्जुन ने बिना देखे राघव से पूछा, तो क्या पता चला? यह हादसा कैसे हुआ? सीसीटीवी फुटेज में देखने से कुछ क्लियर नहीं हुआ कि आखिर हुआ क्या था। बस इतना पता चला कि शिवांगी मैम ने खुद से टैक्सी से छलांग लगाई थी और गिरने की वजह से उनके सर पर पत्थर लगने से चोट लगी है, राघव ने बताया। राघव ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया कि आखिर शिवांगी के साथ हुआ क्या था, पर ना जाने क्यों अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। अर्जुन ने घूर कर राघव की तरफ देखा और कहा, उस टैक्सी ड्राइवर का पता करो, क्योंकि उस टैक्सी को मैंने खुद बुक किया था। राघव ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। अर्जुन फिर से उस स्टेशन पर लेट गया, पर अभी भी उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था कि आखिरकार शिवांगी के साथ हुआ क्या था। रागनी और नैना दौड़ते हुए इस फ्लोर पर आ पहुंचे थे जिस फ्लोर पर शिवांगी मौजूद थी। वो किसी से कुछ पूछ पाते कि इससे पहले ही रागनी किसी से टकरा गई। रागनी को पहले से ही शिवांगी की टेंशन थी और वो जब किसी से टकराई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बिना देखे सामने वाले पर बरस पड़ी। आपको दिखाई भी देता है कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। रागनी से जो टकराया था वो अपने फोन पर कुछ देख रहा था, इसलिए उसका ध्यान सामने नहीं था। राघव ने जब सुना कि एक लड़की उसे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अंधा कह रही थी, तो वह घूर कर देखने लगा, लेकिन रागनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो राघव को कहकर वहां से चली गई। राघव सिर्फ रागनी को जाता ही देख पाया।
रागनी और नैना दोनों आईसीयू के सामने आकर खड़ी हो गई। वो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। वहां पर अब ना तो पिया थी और ना ही रानी। वो दोनों बिना बताए वहां से गायब हो गई थी। अभी तक इनके बारे में अर्जुन और राघव को पता नहीं था कि वो दोनों गायब हो चुकी है। नैना ने रागनी के कंधे को धीरे से टैप करते हुए कहा, यहाँ किससे पूछे? यहाँ पर तो कोई नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, किनसे पूछे कहाँ जाना है? कहाँ है हमारी दोस्त? नैना ने एक साथ में ही रागनी से ना जाने कितने ही सवाल कर लिए थे। रागनी उसे शांत करते हुए बोली, रुक, मैं ऐसा करती हूँ कि उन्हीं को फोन करती हूँ जिन्होंने हमें शिवांगी के बारे में बताया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, जल्दी से फोन करो। रागनी ने बिना टाइम खराब किए तुरंत उस नंबर को रीडायल कर दिया जिस नंबर से कुछ वक्त पहले उन लोगों के पास फोन आया था। एक दो रिंग जाने के बाद राघव ने फोन उठा लिया। उसे पता था कि फोन किसका है। बिना रागनी की बात सुने उसने जवाब दिया, देखिए मैम, आपकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और मेरा फर्ज बनता था कि मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आऊँ, क्योंकि मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि आपको हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए? फायदा ही क्या हुआ मेरा आपको कॉल करने का, जब आपको वक्त पर आना ही नहीं होता? रागनी हैरान थी। कुछ देर पहले वो उसे अच्छा कह रही थी। उसे लग रहा था कि राघव सच में बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि अनजान शख्स की मदद कोई इतनी आसानी से नहीं करता। बीच रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो कोई रुकता तक नहीं, इसी डर से कि कहीं वो उस एक्सीडेंट के मामले में न फंस जाए। पर कोई यह नहीं सोचता कि सड़क पर या फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो किसी की माँ है, किसी की बेटी हो सकती है। रागनी मुंह बनाते हुए बोली, देखिए सर, हम पहले से ही अस्पताल में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ रिसेप्शन ने सेकेंड फ्लोर पर तो भेज दिया है, पर यहाँ पर शिवांगी कहाँ है वो हमें मिल नहीं रही, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। वरना हमें कोई शौक नहीं था कि आपको कॉल करके बताए या पूछे। अपने सामने राघव रागनी को गुस्सा करते हुए देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे करके लाल हो रही थी। उसे फर्क तो नहीं पड़ा था, पर यह बात जानकर कि सामने कोई और नहीं बल्कि शिवांगी की दोस्त थी, इस बात से उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। अगर शिवांगी को इस बारे में पता चल गया कि उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी से बात की गई है, तो उस पर क्या बीतेगी? कहीं वो उससे बोलना बंद न कर दे। ये सोचकर अर्जुन ने राघव की तरफ घूर कर देखा। राघव, जिसकी नजरें तो पहले कहीं और थी, पर अचानक से किसी को अपनी तरफ घूरता हुआ महसूस करते हुए उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन को अपनी तरफ ही अजीब नजरों से गुस्से से घूरता हुआ देखकर राघव को तो समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, पर अगले ही पल वह समझ गया कि आखिरकार अर्जुन के गुस्से के पीछे का कारण क्या है। उसने तुरंत अपने बोलने का तरीका बदल दिया। राघव ने प्यार से कहा, आप वहीं रुकिए मैडम, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रागनी तो पूरी तरह से हैरान थी। उसे तो राघव के बदलते हुए बिहेवियर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि आखिर राघव का बिहेवियर ऐसे क्यों हो रहा था। कुछ पल पहले वह उससे नाराज हो रहा था और अब अगले ही पल वह उससे इतनी नॉर्मली तरीके से बात कर रहा था। मैं अभी आता हूँ, राघव ने कहा और वहां से चला गया। शिवांगी को ब्लड पहले ही दे दिया था और वो अब खतरे से बाहर थी। राघव के जाने के बाद अर्जुन ने अपना फोन लिया और एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल पिक हुआ, अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, राघव ने जो काम कहा था करने के लिए हो गया क्या? नहीं बॉस, दूसरी तरफ से आवाज आई। अर्जुन ने गुस्से से कहा, मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ पता करके दो, वरना अपनी जिंदगी के बारे में भूल जाना। कुछ पल में राघव कॉरिडोर में पहुंच गया, जहां पर उसने रागनी और नैना को खड़े हुए देखा। उनके पास पहुंचकर राघव ने कहा, आप में से किसने मुझे कॉल किया था? आई मीन रागनी किसका नाम है? राघव के सामने रागनी आते हुए बोली, जी मेरा नाम रागनी है, आप ही ने मुझे कॉल किया था शिवांगी के बारे में बताने के लिए। राघव रागनी को देखकर पूरी तरह से उसमें ही खो गया। रागनी ने इस वक्त व्हाइट कलर की टॉप के साथ ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। बालों को उसने एक पॉनी टेल में बांधा हुआ था। हाथों में एक ब्रेसलेट था। चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत, जैसे कि दुनिया में उसकी जितनी कोई मासूम ही ना हो। राघव को लगातार अपनी तरफ देखता पाकर रागनी ने राघव की आंखों के सामने जोरदार चुटकी बजाई। हेलो मिस्टर,
हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आपने कॉल किया था ना हमारे दोस्त के बारे में बताने के लिए, और आप तो अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। हमें बता ही नहीं रहे कि आप है वो इंसान या फिर कोई और है। राघव ने अपना चेहरा इधर उधर घुमाया और अपने अंदर आ रही नर्वसनेस को दूर किया। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक से किसी के सामने इतना नर्वस क्यों हो रहा था। पहले तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। राघव ने शिवांगी की दोस्त रागनी की तरफ देखा और हकलाते हुए कहा, जी हाँ, मैंने ही आपको कॉल किया था। चलिए मैं आपको आपकी दोस्त से मिलवा देता हूँ। राघव को हकलाता हुआ देखकर नैना ने कहा, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप तो फोन पर हकला नहीं रहे थे। सही में आप ही वो इंसान हो या फिर हमें बेवकूफ बना रहे हो। पर कुछ और सोचते हुए नैना ने रागनी का हाथ खींचते हुए कहा, रागनी, इन पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये वह इंसान नहीं हुआ जिसने हमें फोन करके बुलाया है, बल्कि हमें किडनैप करने के इरादे से हमसे झूठ बोल रहे हैं, तो हम बहुत बुरा फंसेंगे। इतनी जल्दी कोई नहीं है इन पर विश्वास करने की। राघव को तो पहले ही नर्वसनेस हो रहा था, और तो और ऊपर से नैना की बातें, मतलब कि वो किस एंगल से देखने में किडनैपर लग रहा था। राघव ने अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा, हालांकि वो अच्छा लग रहा था। उसने नैना की तरफ घूर कर देखा और दांत पीसते हुए बोला, आपको मैं किस एंगल से किडनैपर लगता हूँ मैडम, जब मैंने आपको कहा है कि मैंने ही आपको कॉल करके यहाँ पर बुलवाया है और मैं ही आपको आपकी प्यारी सी दोस्त से मिलवाने लेकर जा रहा हूँ। तो आपको मेरी बात पर विश्वास करनी चाहिए। और एक बात बताइए, ऐसा कौन सा किडनैपर होता है जो दिन दहाड़े किसी को किडनैप कर लेता है? यहाँ पर चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपके साथ जरा सा भी कुछ होगा तुरंत पता चल जाएगा, इसलिए आगे किसी पर शक करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। इस तरह से आपके शक की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है और किसी का करियर। हालत को खराब होते हुए वह देख रही थी। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए रागनी और नैना की तरफ देखते हुए कहा, बस कीजिए। क्या लगा रखा है आप दोनों ने? नैना की तरफ देखकर, एक बात और सुन मेरी, यह हॉस्पिटल है, हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल है। यहाँ पर इतनी आसानी से किडनैप नहीं होने वाले। हम दोनों ठीक है, हम यहाँ पर जो काम करने आए हैं वह करते हैं। और फिर रागनी ने राघव की तरफ देखकर कहा, आप हमेशा ऐसे ही मूड में रहते हैं। राघव कंफ्यूज नजरों से रागनी की तरफ देखने लगा। रागनी शायद राघव की आंखों में चल रहे सवालों का मतलब जान चुकी थी। उसने कहा, अभी कुछ देर पहले आप फोन पर मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे थे और अब आपने 2 पेज का लेक्चर मेरी दोस्त को सुना दिया। क्या आप पिछले जन्म में कोई लेक्चरर थे जो लेक्चर सुनाने के लिए हम दोनों सहेलियां ही मिली थी आपको? राघव समझ चुका था, अगर उसने जल्दी से उन दोनों को शिवांगी के पास नहीं लेकर गया तो वह दोनों उसे ही पागल बना देगी। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मैडम चलिए आपको आपके दोस्त के पास पहुंचा देते हैं। इतना कहकर राघव आगे की तरफ चला गया। वो वहां पर रुककर उनकी और बातें नहीं सुन सकता था। नैना ने आगे कुछ कहना चाहा, पर रागनी ने उसे तुरंत चुप होने के लिए कह दिया। आगे नैना की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। रागनी ने नैना का हाथ पकड़ा और राघव के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ मिनट के बाद रागनी और नैना एक रूम के आगे खड़े हुए थे। राघव ने उसे रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम अभी बेहोश है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। अगर आपको मिलना है तो आप जाकर मिल सकते हैं। नैना ने कहा, क्या मतलब मिलना है? आप मिल सकते हैं, हम मिलने ही आए हैं। मिलने क्या, हम तो अपने दोस्त को यहाँ से लेकर भी जाएंगे। आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। रागनी नैना का हाथ खींचते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या? आखिर कौन सा दौरा पड़ता है तुम्हें? रागनी ने राघव की तरफ देखा और कहा, थैंक यू एंड सॉरी। जो कुछ भी नैना ने कहा उसके लिए। नैना ने मुंह फुलाते हुए कहा, अरे सॉरी किस बात की? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। माना कि यह हमारे दोस्त को यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि अकड़ दिखाएंगे। अलग ही इनके सर पर घमंड सवार है। रागनी ने तो सिर पीट लिया, मतलब कि आज उसकी सहेली को हो क्या गया था। माना कि नैना शुरू से ही इतना बोलती थी, पर आज कुछ ज्यादा ही था। रागनी ने मासूम सी शक्ल बनाकर राघव की तरफ देखा। राघव समझ गया कि नैना को रोक पाना उसके बस की बात नहीं है। अगर आपको मिलना है, हम रूम नंबर
2506 में है, आप वहाँ मिल लीजिएगा। अर्जुन सर भी वही हैं। इतना कहकर राघव वहाँ से 9 दो 11 हो गया। राघव के वहाँ से जाने के बाद रागिनी ने नैना की तरफ घूर कर देखा। नैना ने कहा, मेरी तरफ क्यों देख रही हो? चलो ना जल्दी से अंदर देखते हैं शिवांगी कैसी है, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई उसे।